हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। आज भी हम वही काम करेंगे। एक नया न्यूमेरिकल है जिसमें कुछ अलग तरीके से सॉल्यूशन आपको करना है, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। थोड़ा डिफरेंट है ये न्यूमेरिकल। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है और आपकी वर्कशीट का ही क्वेश्चन है ये, उसी न्यूमेरिकल वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 13 है ये। तो आप चाहें तो बोर्ड पे से देखें क्वेश्चन को, और आप चाहें तो अपनी वर्कशीट में से भी देख सकते हैं, पर ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन बाकी जो क्वेश्चंस हमने अभी तक करे हैं उनसे थोड़ा अलग है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहले तो पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन के थ्रू। बहुत ध्यान से सुनना। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बढ़िया बात है। कौन सा मिरर इन्होंने काम में लिया है? कॉनकेव मिरर। ओके, तो लिख देते हैं हम कॉनकेव मिरर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये साइन कन्वेंशंस को डिसाइड करने के लिए। तो कौन सा मिरर काम में लिया गया है? कॉनकेव मिरर। लिख दी हमने सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि जो मिरर काम में लिया गया है वो कॉनकेव है। ओके, आगे देखते हैं। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है। मैं सिर्फ सिंबॉलिकली लिखने जा रही हूँ अब, क्योंकि बहुत बार हम लिख चुके हैं, आपको याद हो गया होगा अभी तक। ये स्मॉल एफ है और स्मॉल एफ का मतलब फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखी है, पर सिर्फ नंबर लिख देना हमारे चैप्टर के लिए काफ़ी नहीं है। हमारे चैप्टर में साइंस के साथ में नंबर लिखने हैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो आपको याद रखना होगा ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ओके, तो 15 सेंटीमीटर के आगे आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आपको समझ में आया कि इमेज कितनी है? 3 टाइम्स है। किसके कंपैरेटिवली 3 टाइम्स है? देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये 3 क्या है? ये 3 मैग्निफिकेशन है। इज इट ओके? मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है? 3। पर अभी अभी मैंने आपको बताया कि बिना साइन के तो कुछ लिखना ही नहीं होता है। मैग्निफिकेशन प्लस लिखें या माइनस, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इन्होंने हमको बताया ही नहीं है क्वेश्चन में कि आपकी जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल। मतलब अभी मैग्निफिकेशन का साइन डिसाइड करना बाकी है ना। हमें पॉजिटिव काम में लेना है या नेगेटिव, दैट विल सी लेटर। ओके, पर ये काम की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फिर भी हम इसे थोड़ी सी देर बाद जानेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन्होंने पूछा क्या है हमसे? इन्होंने बोला है कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब इन्होंने आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और वो भी एक नहीं 2। कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस फॉर द ऑब्जेक्ट। मतलब हमें 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। चलो, एक को हम u1 मान लेते हैं और एक को हम u2 मान लेते हैं। u1 भी कैलकुलेट करना है और u2 भी, पर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर हम ऑब्जेक्ट को 2 बार 2 अलग अलग जगहों पर कैसे रख सकते हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। तो सुनिएगा ध्यान से कि आखिर ये कैसे हुआ। u1 और u2 दो कैलकुलेशन हमें क्यों करनी पड़ रही हैं और ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये भी हमको जानना है। इज इट ओके? चलिए, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, इन्होंने हमको सिर्फ एक ही बात बताई कि मैग्निफिकेशन कितना होना चाहिए? 3। तो आप याद करिए कि कॉनकेव मिरर में 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन आपको कब कब मिल सकता है? जरा अपने नोट्स को खोलिए और देखिए कॉनकेव मिरर की सारी इमेज फॉर्मेशन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें 3 मैग्निफिकेशन 2 केसेस में मिल सकता है। कौन कौन से 2 केसेस में मैं लिखने जा रही हूँ यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। एक तो केस है व्हेन द कॉनकेव मिरर की बात हो रही है ना। एक केस है केस फर्स्ट, लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। कौन सा है केस फर्स्ट? व्हेन द ऑब्जेक्ट, एक बार आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है? एक बार आपको ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन, बताइए कहां पर रखना है? बिटवीन C एंड F।
C और F के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मैग्नीफाइड इमेज मिलती है और वहाँ पर मैग्नीफिकेशन आपका 3 पॉसिबल है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक तो हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, और जब ऐसा आप करते हैं तो इमेज आपको कैसी मिलती है? तो इमेज आपको मिलती है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज मिलती है? रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज अगर मिलेगी तो मैग्नीफिकेशन का साइन आप कैसा काम में लेंगे? तो मैग्नीफिकेशन का साइन आप काम में लेंगे नेगेटिव। कैसा साइन काम में लेंगे? नेगेटिव साइन काम में लेंगे। ठीक है, मतलब इस केस फर्स्ट के लिए जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपको गिवन है उस मैग्नीफिकेशन को आप क्या काम में लेंगे? -3। ओके, और एक है केस 2, वो केस 2 मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले अपन इस केस 1 को ही सॉल्व कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर ऑब्जेक्ट को हम C और F के बीच में रखते हैं तो इमेज मैग्नीफाइड मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है, और उसके लिए मैग्नीफिकेशन हमने कितना काम में लिया है? -3। इज इट ओके? चलिए आगे चलते हैं। इस -3 के साथ में फर्स्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। शुरू करने जा रहे हैं हम, देखिएगा ध्यान से कैसे शुरू करना है इसको, ये अलग क्वेश्चन है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम काम में लेंगे। क्या फॉर्मूला काम में लेंगे? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम काम में लेंगे -v/u। कौन सा फॉर्मूला? -v/u। अब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी आपने दे तो रखी थी 3, और यहाँ आपने कितनी काम में लिए? -3, क्योंकि आपने मान लिया कि ये कौन सा केस है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन C एंड F एंड द फॉर्म्ड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इज इट ओके? तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने काम में लिया -v/u, और u को हम यहाँ u1 मान रहे हैं, तो चलिए u1 ही लिख देते हैं। ओके, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितनी आएगी? -3। -3 की वैल्यू कितनी मिली? -v/u1। इज इट ओके? तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और v को आप इधर ही लिखे रहने दीजिए और u1 को इधर ले आइए, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3u1। क्या आपका काम हो गया? नहीं, हमें तो u1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब कैसे करें u1 की वैल्यू फाइंड आउट? देखिएगा आगे हमको क्या करना है। हमें v और u1 के बीच में रिलेशन पता लग चुका है, दिख रहा है आप लोगों को, और इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यूज़ ऑफ मिरर फॉर्मूला। तो हम अब कौन से फॉर्मूले को यूज़ करेंगे? मिरर फॉर्मूले को। फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, लिख रही हूँ मैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है जिसमें हमें हमारा ये जो रिलेशन है ये सब्स्टिट्यूट करना होगा। देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3u1। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो v की जगह हमने क्या रख दिया? 3u1। इज इट ओके? और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने किस सिंबल से डिनोट करा है इस केस फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए? u1 से। तो हम u की जगह भी क्या रखेंगे? u1 ही रखेंगे। तो आपको मिला +u1 इज इक्वल टू 1/f। बात समझ में आ रही है? किसकी कैलकुलेशन करनी है हमको? u1 की कैलकुलेशन करनी है। तो चलते हैं आगे, देखिएगा। इस 3u1 और u1 का LCM लेंगे हम, और LCM कितना आ जाएगा? 3u1। इज इट ओके? आगे की कैलकुलेशन आपको पता है। इस 3u1 को 3u1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। ओके, दोबारा से देखिए। इस 3u1 को u1 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? 3, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो क्या आ जाएगा? 3। इज इट ओके? इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है आपके पास में? ये रही, -15 सेंटीमीटर। तो हम इस वैल्यू को यहाँ रखने जा रहे हैं
और वैल्यू हमें मिल गई -15। आगे की कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/3u1 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये डिनोमिनेटर में रहे, न्यूमरेटर में रहे या यहाँ बीच में आगे रहे, तीनों का एक ही मतलब होता है। तो हम जहाँ चाहें आप वहाँ लिखें। फिलहाल मैंने इसे यहाँ डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में लगा दिया है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ राइट मैथमेटिकली। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे करते हैं हम काम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 × 4 और इधर हो जाएगा -1 × 3u1। इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, 15 × 4 याद है आप लोगों को 60 डायरेक्टली लिख दिया है मैंने, और ये माइनस और माइनस आप 1 को यहाँ हटा सकते हैं, वैसे भी 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी, तो हमने लिख दी है -3u1। अब आगे देखिएगा, हमको u1 की कैलकुलेशन करनी है, तो u1 को तो इधर ही लिखे रहने दीजिए और 60 को -3 से डिवाइड कर दीजिए। ये -3 और u1 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। और साइन अगर इधर मल्टीप्लिकेशन का है तो दूसरी साइड जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इज इट ओके? तो डिवाइड हो जाएगा, तो u1 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपको मिलेगा 3 × 2 = 6 और 3 0 = 0, तो ये आपको मिलेगा आंसर -20 सेंटीमीटर्स। तो ये फर्स्ट पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया है। और चेक भी करो सही आया है क्या, बिल्कुल सही आया है। हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना था, बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में रखना था। क्या ये लोकेशन C और F के बीच की है, बिल्कुल C और F के बीच की ही है, तो हमारा पहला आंसर आ चुका है। पर हमें 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं, u1 एंड u2। आधा काम हो चुका है, आधा अभी बाकी है, तो पहले आप इसे ध्यान से देख लें, समझ लें, नोट डाउन कर लें। इज इट ओके? डाउट हो तो डाउट क्लास में पूछें, ताकि आप इसके जैसे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। इज इट ओके? और इसके बाद में हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम u2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। राइट? तो आप देख लीजिए इसे ध्यान से। रफ करने जा रही हूँ मैं, u2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अब हम। तो इसको मैं फ़िलहाल लिखे रहने देती हूँ, ये कुछ काम का है, इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आगे हमें क्या करना है। हाँ जी, देखिए ध्यान से। तो हमें u1 की वैल्यू मिल चुकी है। इज इट ओके? u2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3 मैग्नीफिकेशन के लिए। पहला केस आपने लिया था जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, बिटवीन C एंड F। अब दूसरी पॉसिबिलिटी आपको सोचनी है कि अब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे। तो बताइए कहाँ रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को अब 3 मैग्नीफिकेशन के लिए। ऐसी जगह रखना है कि मैग्नीफाइड इमेज कितने टाइम्स मैग्नीफाइड मिले, 3 टाइम्स। हाईली मैग्नीफाइड नहीं चाहिए हमको और हाईली डिमिनिश्ड तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 3 टाइम्स बिगर इमेज चाहिए। तो अपने कॉन्केव मिरर के केसेस जरा अपने नोट्स के पेजेस को पलट करके देखिए और सोचिए कि नेक्स्ट कौन सा केस है जब हमको ऑब्जेक्ट को रखना है ना। तो ध्यान से सुनिए कहाँ रख सकते हैं अब हम ऑब्जेक्ट को। तो सेकेंड केस हम देखने जा रहे हैं। सेकेंड केस, टू ऑब्टेन द मैग्नीफिकेशन 3 कैसे मिलेगा, देखिए। फॉर दिस सेकेंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। तो अब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने जा रहे हैं, पोल और फोकस के बीच में। तो याद करिए जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा था तो इमेज कॉन्केव मिरर के पीछे मिली थी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड।
क्या 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल। क्या हमेशा 3 टाइम्स ही मिलेगा मैग्निफिकेशन? नहीं नहीं, हमेशा 3 टाइम्स नहीं, इट मे बी 3 टाइम्स। इज इट ओके? तो चलिए, हमें मैग्निफिकेशन कितना चाहिए? हमें मैग्निफिकेशन 3 चाहिए, राइट? तो चलिए हम 3 मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने जा रहे हैं? बिटवीन P एंड F। और जब बिटवीन P एंड F रखते हैं तो इमेज कैसी मिलती है? तो इमेज मिलती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए आप मैग्निफिकेशन कैसा काम में लेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए आप मैग्निफिकेशन पॉजिटिव काम में लेते हैं। तो पहले आपने -3 से कैलकुलेशन करी थी और अब सेम कैलकुलेशन आपको +3 से करनी है, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन आप कितना काम में लेने जा रहे हैं? +3। आप चाहें तो प्लस लिखें और चाहें तो ना लिखें, क्योंकि प्लस नहीं है उसका मतलब भी प्लस ही है। इज इट ओके? चलिए, तो हम कौन से पॉसिबल डिस्टेंस की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं? U2 की। तो हमने लिख दिया यहाँ पर U2, ये कैलकुलेट करना है। तरीका और मेथड बिल्कुल सेम है जैसा आपने लास्ट में किया था, पर मैं आपको पूरा करके बताऊंगी। आप चाहें तो इसे देखकर करें और चाहें तो अपने आप करें। अपने आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट? देखिएगा, तो m = +3 और U2 की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो आप शुरू कहाँ से करेंगे? आप शुरू करेंगे फ्रॉम द रिलेशन। कौन सा रिलेशन काम में लेंगे? मैग्निफिकेशन वाला। कौन सा वाला? -v/u वाला। पर u तो हम यहाँ पर U2 से रिप्लेस कर चुके हैं, तो u की जगह हम क्या लिख देंगे? U2, ठीक है? आगे लिखते हैं वैल्यूज जो पता है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी पता है? 3। और v की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, तो -v लिखे रहने दीजिए और U2 की वैल्यू ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, v को आप इधर ही लिखे रहने दीजिए और 3U2 को इधर लिख दीजिए -v के साथ में। और अगर हम v की वैल्यू लिखना चाहें तो ये माइनस इधर लगाओ, एक ही बात है, -3U2। अब v की इस वैल्यू को हम मिरर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिएगा, हम मिरर फॉर्मूला काम में लेने जा रहे हैं। क्या है मिरर फॉर्मूला? देखिए ध्यान से। तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला लिखना हर बार ज़रूरी है, फॉर्मूले लिखने के भी मार्क्स होते हैं, है ना? तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। और u को हम रिप्लेस कर चुके हैं U2 से, क्योंकि हम सेकंड पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो v की वैल्यू कितनी आई है आपकी? ये रही, लिख देते हैं हम इसको 1/-3U2 + 1/u2 = 1/f। f की वैल्यू हमें पता है। कितनी पता है? ये देखिए, -15 सेंटीमीटर्स। तो हम इसको लिखने जा रहे हैं -15। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, माइनस साइन डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में हो, सेंटर में हो, वो ऑल आर सेम, ओके? तो हम इस माइनस साइन को यहाँ न्यूमरेटर में लगा देते हैं और इसको भी ये न्यूमरेटर में लगा देते हैं, ठीक है? अब एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का? इन दोनों का एलसीएम आएगा 3U2। 3U2 को 3U2 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1, ठीक है? आगे देखिए, 3U2 को U2 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 = यहाँ पर आपको मिला -1/15। आगे देखिए, -1 + 3 प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब आपको 3 में से क्या माइनस करना है? 1, और आंसर क्या मिलेगा? 2। साइन किसका रहेगा? प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर के आगे साइन किसका है? प्लस का, ठीक है? तो 2/3U2 = -1/15। थोड़ी सी कैलकुलेशन और बाकी है, इधर आ जाते हैं हम। ये आपने देख लिया होगा, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ आगे की कैलकुलेशन के लिए।
ध्यान से देखिए, हमारे पास में वो इक्वेशन है, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम। 2/3u2 इज इक्वल टू -1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3u2 को इधर ले जाएंगे और 15 को इधर, तो आपको मिलेगा 15 × 2 इज इक्वल टू -3u2। ठीक है, इधर 15 × 2 क्या हो जाएगा 30, और इधर -3u2 को -3u2 ही लिख दें अभी तो, और अब इस u2 को इधर ही लिखे रहने दें, और 30 नेक्स्ट स्टेप में ये -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। मैंने डिवाइड कर दिया, इज इट ओके। u2 की कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, 3 के टेबल से ये 30 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन को लिखना ना भूलें। u2 इज -10 सेंटीमीटर्स। ये आ गया आपका सेकेंड पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन सा केस है ये? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन P एंड F। क्या आपको लग रहा है ये P और F के बीच में रखा हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? -15 से पहले, मतलब -10 सेंटीमीटर पर। सो दिस इज द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो, आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लिए थे, अपने आप नेगेटिव आ गए हैं, तो फर्स्ट पॉसिबल डिस्टेंस आया है -10, और u1 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एक आंसर हमारा ये आ गया है, एक हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। आई होप आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, तो आप इसे भी ध्यान से देख लें, अच्छे से देखें। एक बार में समझ में ना आए, बार बार देखें, और फिर भी ना आए तो अपने डाउट में टीचर से ज़रूर पूछें, इज़ इट ओके। और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, पूरी वर्कशीट अब आप सॉल्व कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की न्यूमेरिकल वर्कशीट। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे, इज़ इट ओके। पर आप लोग सारे ट्राई करिएगा ज़रूर। आंसर्स नहीं गिवन हैं आपकी वर्कशीट में, आंसर्स आपको बताए जाएंगे बाद में, इज़ इट ओके, ताकि ऐसा ना हो कि आंसर्स को देखकर आप किसी भी तरीके से उनकी वैल्यूज़ पर पहुंच जाएं। इसीलिए आंसर्स आपको बाद में बताए जाएंगे, कैलकुलेट और ट्राई करने के बाद में, इज़ इट ओके। तो बाय एवरीवन।